नमस्कार, न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। नजर रहेगी प्रधानमंत्री के पुणे दौरे को लेकर। इसके साथ ही खबरें होंगी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की, और साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले न्यूज़ 10 में बड़ी हेडलाइंस। पैरासिटामोल, विटामिन, शुगर, बीपी और कुछ एंटीबायोटिक्स सहित 59 दवाएं समेत सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी टेस्ट में फेल। दवा कंपनियों को इन दवाइयों को हटाना होगा बाजार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में 22,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जिला अदालत से स्वारगेट तक की मेट्रो ट्रेन को करेंगे रवाना। जम्मू कश्मीर के चुनावी घमासान में आज वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह 5 रैलियों के जरिए पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। वहीं हरियाणा के असंध की रैली में कुमारी शैलजा राहुल गांधी के साथ साझा करेंगी मंच। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और फ्रांस ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौते की रखी मांग। भारतीय दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। और खेल की खबरों में चेस ओलंपियाड के चैंपियंस के सम्मान का दौर जारी। शतरंज संघ ने की इनाम की घोषणा। पहली बार महिला और पुरुष दोनों वर्ग में टीम ने अपने नाम किया स्वर्ण पदक। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने अगस्त 2024 महीने के लिए दवाओं की मानक गुणवत्ता चेतावनी जारी की है, और इस चेतावनी में विभिन्न कंपनियों की 59 दवाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें दवाइयां क्वालिटी मानक का पूरा नहीं करती हैं। साथ ही इनको खाने से सेहत बिगड़ भी सकती है। इन दवाओं में BP, डायबिटीज और विटामिन समेत पेंटोसिड जैसी दवा भी शामिल है, जिसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। CDSCO द्वारा जिन दवाओं को फेल किया गया है उनमें दर्द दूर करने वाली दवा डिक्लोफेनिक, बुखार उतारने वाली दवा पैरासिटामोल, एंटी फंगल मेडिसिन फ्लूकानाजोल और विटामिन की दवाएं भी शामिल हैं। जिन कंपनियों की दवाओं को फेल किया गया है उनमें एल्कम हेल्थ साइंस, मेक लाइफ साइंसेज, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, डैक्सन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सहित कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र दौरे से जुड़ी खबरों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में 22,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पुणे में एक नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ और एक नए मेट्रो मार्ग की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मोदी सरकार द्वारा पुणे में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम जारी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री गुरुवार को सिविल कोर्ट से स्वारगेट तक नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ और एक नए मेट्रो मार्ग की आधारशिला भी रखेंगे। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पिछले एक दशक में कई स्तरों पर परिवर्तन और बदलाव की बयार चली है। पुणे मेट्रो की अगर बात करें तो यह इन सारे जो विकास की जो गतिविधियां हुई है उनका एक प्रतिबिंब है। ऐसा माना जा रहा है कि पुणे के में जो नई लाइन होगी मेट्रो की, चाहे वो नए ट्रैक्स हों, वो इस वक्त समय की मांग है, और इसी मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री पुणे आ रहे हैं। पुणे मेट्रो कई अनूठी विशेषताओं से सुसज्जित है। एल्युमिनियम बॉडी से बनी ये देश की पहली हल्की मेट्रो है। स्टेशनों पर 100% वाटर रिसाइकल, शून्य अपशिष्ट निर्वहन, नो ट्री कटिंग पॉलिसी, सुविधाओं का एकीकरण, सौर ऊर्जा से संयंत्रों का जुड़ाव पुणे मेट्रो की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। इस कार्यक्रम में पंतप्रधान महोदय पुणे मेट्रो का अंतिम चरण जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन से भूमिगत होते हुए स्वारगेट मेट्रो स्टेशन तक जा रहा है, जिसकी लंबाई 3.62 किलोमीटर इतनी है। पुणे को मिलने वाली इस सौगात को लेकर पुणेवासी खासे उत्साहित हैं।
पुणे में ये जो मेट्रो शुरू हुआ है, इसका सभी लोगों को बहुत सा फ़ायदा हो रहा है। इसमें ट्रैवल करने में बहुत आसानी होती है और जो मोदी साहब ने ये काम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। पहले मुझे बहुत दिक्कत होती कि आने जाने में, बट जब से मेट्रो शुरू हुई है मेरा सफ़र करने में बहुत ही ईजी हो गया है इधर से उधर। जो ट्रैफिक ब्लॉकेज हो रहा था उससे हमें छुटकारा मिल गया है। इसके अलावा पीएम पुणे में 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। करीब 2,950 करोड़ रुपए की लागत वाली पुणे मेट्रो फेज 1 के स्वारगेट से कात्रज एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे। भिड़ेवाड़ा में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला रखेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार 850 करोड़ रुपए के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उद्घाटन करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की 10,400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ और उन्हें राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। ट्रक ड्राइवरों और कैब ड्राइवरों की लंबी यात्रा के दौरान सुविधा के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, गुजरात के सोनगढ़, कर्नाटक के बेलगावी और बेंगलुरु रूरल इलाके में लगभग 2,170 करोड़ रुपए की लागत के रास्ते के किनारे सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, जिससे सोलापुर पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ में फैली बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को पीएम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,400 करोड़ से अधिक की लागत की इस परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 42 बार महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों का दौरा कर चुके हैं। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसीलिए इस बार का दौरा न केवल विकास के दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने सहयोगी कपिल के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को मिलने वाली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगात, और शैलेंद्र मिश्र पुणे में इस समय मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जो है पुणे में शुरू होने वाला है? इसके साथ साथ हमने रिपोर्ट में तो देखा कि जिस तरीके से मेट्रो कॉरिडोर जिसका आज आधारशिला भी रखी जाएगी और साथ साथ उद्घाटन भी होने वाला है एक फेज का, अपने आप में कई विशेषताओं से सुसज्जित है। इसके साथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण परियोजना है HPC से जुड़ी हुई, यानी कि मौसम अनुसंधान अनुप्रयोगों में जिस तरीके से कंप्यूटेशनल क्षमताओं में भारत का ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। देखिए, आज 20,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे दौरे पर करने वाले हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचेंगे और सबसे पहले वो जो पुणे मेट्रो का विस्तार हुआ है, हम जानते हैं कि अभी जो पुणे मेट्रो की जो फेज 1 है वो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय तक जाती है, वो अब स्वारगेट तक जाएगी, यानी 3 और स्टेशन उस पर विस्तार किए गए हैं जो भूमिगत स्टेशन है। तो ये जो मेट्रो फेज 1 का जो काम है वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और उसके बाद आगे की विस्तार योजना की आधारशिला जो तकरीबन 5.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रखने वाले हैं पुणे दौरे के दौरान। आपने बताया ही कि कई योजनाएं उसकी शुरुआत होने जा रही है। आप तकनीक के क्षेत्र में देखें तो परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर उसको यहाँ पर सौंपेंगे। तो ये आप जानते हैं कि जो स्वदेशी तकनीक के आधारित जो सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है, असेंबलिंग किया जा रहा है और यहीं सीडेक ने उसे डिज़ाइन किया है पुणे में। उसको उस लिहाज से देखें तो तकनीक में जो भारत प्रगति कर रहा है उसका एक उदाहरण यहाँ पुणे में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो हम हरित ऊर्जा में देख रहे हैं कि जो भारत प्रगति कर रहा है तो उससे जुड़ी जो परियोजना है, एथनॉल ब्लेंडिंग का जो एक टारगेट है पेट्रोल में 20%, उस तरफ से आगे बढ़ने के लिए परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से करेंगे। कई स्टेशनों जो LNG स्टेशन है उनको आप देखेंगे कि यहीं से शुरुआत करेंगे। तो निश्चित तौर पर दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पुणे का जो परिवहन आप व्यवस्था देखें उसमें अब मेट्रो
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और मेट्रो के विस्तार से पुणे वासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जी शैलेंद्र, तो कहीं ना कहीं पुणे वासियों की ये मांग भी काफी लंबे समय से थी कि मेट्रो की इस परियोजना को शुरू किया जाए, और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं तो कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी जनादेश से जुड़ी हुई, जिसमें बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की, साथ ही साथ नजर होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। न्यूज़ 10 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं अब विधानसभा चुनाव की। जनादेश में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की, जिसके लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल लिया। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां अमित शाह आज 5 ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सबसे पहले वो चिरानी में जनसभा करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील करेंगे। अमित शाह उधमपुर पश्चिम के लिए मोदी मैदान में बनी विधानसभा के लिए मेला मैदान में, जसरोटा विधानसभा के लिए बरवाल मोड़ जसरोटा में, मड़ विधानसभा के लिए झिरी चौक ग्राउंड में रैली को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को मतदान होना है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जम्मू से जुड़ चुके हैं हमारे साथ धीरज कुमार। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे, अब तीसरा और अंतिम चरण की बारी आ चुकी है। सबसे ज्यादा सीटें इसमें 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है 1 अक्टूबर को। बहुत कम समय बाकी है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ रही हैं। बात करें अगर आज के कार्यक्रम की, तो आज भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारकों की झड़ी लगी हुई है और इस झड़ी में कई ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अभी से थोड़ी देर के बाद लगभग 11 बजे उनकी पहली जनसभा वो चेनानी से शुरू होगी। उसके बाद वो उधमपुर ज़िले में भी जाएंगे और वहाँ भी उनका एक कार्यक्रम है। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि उसके बाद भी कई सभाएं हैं और उनकी अंतिम सभा आज की जो है वो शाम के 5 बजे करीब मठ में है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जम्मू कश्मीर में डटे हुए हैं। तो उनका भी कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी जेपी ने आज जम्मू कश्मीर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों के जरिए चुनाव अभियान को अंतिम चरण के लिए तेज करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। और जो ही कल का जो दूसरे चरण का जो मतदान समाप्त हुआ है, उसके बाद तीसरे चरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और अगर हम तीसरे चरण की बात कर लें तो ये जो चरण है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसमें विधानसभा की 40 सीटें हैं। और सबसे अहम बातें जो ये हैं कि इन 40 सीटों में जो अधिकांश सीटें हैं वो जम्मू संभाग से है। और हम पहले से जानते हैं कि जम्मू संभाग में पहले से ही भाजपा काफ़ी मजबूत रही है। यह भाजपा का गढ़ वाला इलाका माना जाता है। 11 सीटें केवल जम्मू के क्षेत्र में है, जो जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों या 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा में चुनाव में जीत मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी
ये जरूर कोशिश करेगी अपने चुनाव प्रचार अभियान के जरिए कि जो पिछली बार के जो रिकॉर्ड को, पिछली बार जो उनकी जीत हुई थी उस जीत को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए जो पूरी की पूरी स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो बढ़ा दी गई है और ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि एक एक विधानसभा चुनाव तक में जो केंद्रीय जो स्टार प्रचारक हैं उनकी जो प्रमुख रैली हो, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में बिल्कुल। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अभी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं और चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश कर रही है। 1 अक्टूबर को आपको बता दें कि तीसरे और अंतिम चरण की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और अब चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है, सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। धीरज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी आज करनाल के असंध और हिसार के बरवाला में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव प्रचार से 12 दिन तक दूर रहने वाली सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा भी उनके साथ मंच पर आखिरकार दिखाई देंगे। कुमारी सैलजा के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार सैलजा असंध से पार्टी उम्मीदवार शमशेर गोगी के समर्थन में होने वाली रैली में भाग लेंगी। खास बात यह बताई जा रही है कि सैलजा के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला भी मंच साझा करने वाले हैं। तो ये तो थी जनादेश से जुड़ी कुछ खबरें। अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद भाजपा फिर से सड़कों पर उतरेगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर नौबन्ना का घेराव करेगी। हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है, आगे भी चलेगा। पूजा के पहले हमारा अंतिम कार्यक्रम है, पॉलिटिकल कार्यक्रम है। इसके बाद हम कोई ऐसे जुलूस या सभा नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा का एटमॉस्फेयर यहाँ पे लोगों को उससे दिक्कत होती है। पूजा के बाद हम फिर सड़कों पे उतरेंगे, एक साथ नवान्नों का घेराव भी करेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम आगे आने वाले समय में होगा। लेकिन ये ममता बनर्जी सोचे कि ये अंतिम कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी तब तक रास्ते पे रहेगी जब तक मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को हम बाध्य ना कर दे अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मनरेगा के बाद अब इसकी जांच NRHM तक पहुंच गई है। राज्य के रामगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। 5 डॉक्टरों के नाम पर यहां कई महीनों से वेतन घोटाला चल रहा था, पर उन डॉक्टरों का कोई अता पता ही नहीं है। देखिए DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाला दीमक की तरह सिस्टम को खोखला बना रहा है। अब यह दीमक खान और खनिजों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य महकमे को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हाल ही में वेतन के नाम पर राजधानी रांची से सटे रामगढ़ में NRHM में घोटाले का बड़ा खेल सामने आया है। केंद्र सरकार जहां NRHM के माध्यम से लोगों की सेहत सुधारने में लगी है, वहीं झारखंड में इसमें भी डाका डाला जा रहा है। झारखंड के रामगढ़ में NRHM वेतन घोटाला का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ 5 डॉक्टरों के नाम पर अवैध वेतन और अन्य खर्चे के नाम पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन डॉक्टरों का जिले से कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि सिर्फ वेतन रजिस्टर में इनका नाम दर्ज है। इस घोटाले का खुलासा होने पर भाजपा एक बार फिर राज्य सरकार पर हमलावर है। सदर अस्पताल में जो डॉक्टर पदस्थापित नहीं है, फर्जी डॉक्टरों के नाम पर बिल बनाया गया और उसका भुगतान किया गया और बड़े करोड़ों रुपए का घोटाला सदर अस्पताल में हुआ है। और इस झारखंड सरकार में इस प्रकार के कई एक विभागों में घोटाले जारी हैं। इस मामले में जिस कर्मचारी के खाते में ये राशि ट्रांसफर हुई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
अभी इस घोटाले की कई परतें खुलनी बाकी है। इस बीच जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। 5 डॉक्टर्स के नाम जो अभी पता चले थे, हाल ही पता चले थे, जो कि कभी डॉक्टर रामगढ़ में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और उनके नाम पे प्रत्येक महीने भुगतान होता रहता था और अच्छी मात्रा में भुगतान होता था। कई बार तो सैलरी कर भी नहीं समझ सकते थे, क्योंकि 8-8 लाख 10-10 लाख भुगतान हुआ है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले में बचाव की मुद्रा में है। पार्टी नेता योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। उपायुक्त महोदय इस विषय में संज्ञान लिए हैं और दोषियों को जेल भेजे हैं, लेकिन हम लोग इसको उच्च स्तर पर भी उच्च स्तरीय माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री पास भी इसकी संज्ञान में देंगे। रामगढ़ के स्थानीय लोग भी इस घोटाले को जानकर सकते में हैं। लोगों का कहना है कि इसके असल दोषियों को कटघरे तक पहुंचाना जरूरी है। चर्चा का बाजार गर्म है कि आजकल सरकार डॉक्टरों के वेतनों के नाम पर भी घोटाला करती जा रही है। इसके पीछे कोई एक अधिकारी नहीं या एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारे चेहरे होंगे, सफेद वो चेहरे भी हैं। झारखंड में एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं, जो कहीं न कहीं राज्य के पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह है। झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का दीमक मार्ग का रोड़ा बना हुआ है। घुन लगी व्यवस्था राज्य में विकास को मुंह चिढ़ा रही है और भ्रष्टाचारी अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। जरूरत है ऐसे घोटालेबाजों पर नकेल कसने की, ताकि आगे इस पर विराम लग सके। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बढ़ते हैं आगे। 1893 में 11 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण ने पूरी दुनिया को भारत, भारतीयता और सनातन संस्कृति से परिचित कराया और पूरी दुनिया में भारत की छवि बदल गई। स्वामी विवेकानंद जी के ऐतिहासिक भाषण के संदर्भ में भोपाल की संस्था काव्य व्योम 10 सितंबर से 27 सितंबर तक देश के अलग अलग हिस्सों में व्याख्यान माला का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक व्याख्यान और संगीत संध्या का आयोजन किया गया। पेश है डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक शाम समर्पित रही महान मनीषी स्वामी विवेकानंद के नाम। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए समर्पित संस्था कला व्योम ने स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में समृद्ध, समरस और सबल भारत विषय पर एक व्याख्यान और संगीत संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने किया। प्रसिद्ध चिंतक और विचारक सदानंद सप्रे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद जी स्वतंत्र भारत के आध्यात्मिक और आधुनिक स्वरूप के प्रणेता रहे हैं। स्वामी जी ने जमशेद जी से कहा, उसके आधार पर जमशेद जी ने 2 बड़े कार्य प्रारंभ किए। एक तो जो जिसका अब हम टाटा नगर कहते हैं, वहाँ पर बड़ा भारी स्टील फैक्ट्री इन्होंने डाली। ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से जमशेद जी टाटा ने प्रारंभ किया था। बेंगलोर में उस समय कहा जाता था जिसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अब उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं। यह आज दुनिया के तकनीकी संस्थानों में टॉप 10 में गिना जाता है। शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के ऐतिहासिक संबोधन के संदर्भ में भोपाल की कला व्योम संस्था देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में संस्था द्वारा राजधानी दिल्ली में यह आयोजन किया गया। तो 11 सितंबर 1893 में, जैसा कि हमें सबको पता है कि एक विश्व प्रसिद्ध व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में दिया था। तो 10 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में जो है वो कार्यक्रम चला था शिकागो में। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने 25 सितंबर को ये कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से युवा और देश के लोग उनके विचारों को जाने, न केवल जाने बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करते हुए देश की उन्नति में अपना योगदान
display. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा रंगकर्मी और कला प्रेमी शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम के कथानक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और विवेकानंद जी को समर्पित था। विवेकानंद जी के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। युवा इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित है इस प्रोग्राम को देखने के बाद। विवेकानंद जी के बारे में हम इतनी अच्छी जानकारी इस व्याख्यान में प्राप्त हुई और जिसके व्याख्यान के साथ साथ इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था, जो कि बहुत मंत्रमुग्ध होकर हम सभी ने उसको समझा, परखा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में व्याख्यान के साथ ही संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें सितार की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन उत्पादक है। देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की पहल की है। जहां 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल निर्माण इकाइयां थीं, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है। जबकि देश में मोबाइल निर्यात 1556 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सचिव S कृष्णन से विशेष बातचीत की हमारे सहयोगी तापोश भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी माइती S कृष्णन सर, जो बात कर रहे हैं। सर, 10 साल पूरे हुए हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। सबसे अहम बात है फ्रॉम मोबाइल एक हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग लेते थे, और अब हम लोग उसको एक्सपोर्ट करें। इंपोर्ट से एक्सपोर्ट में एक जो तब्दीली हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। अगर आप देखें तो 2014-15 में इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन्स बिकती थी, उसमें से 74% जो है इंपोर्ट होती थी। आज जो है इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन्स बिकती हैं, उसमें से 99.2% मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इंडिया में ही बनती हैं, और हम इंडिया में जो बने मोबाइल फ़ोन्स को दुनिया के अलग जगहों में निर्यात भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर सफलता है, और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ही ये सफलता हम लोगों ने हासिल की है। सर, इसके साथ साथ इस सेक्टर से लोगों को नौकरियां भी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि मोबाइल तो हाथों में है, लेकिन क्या नौकरियां मिल रही है उससे? ज़रूर, नौकरियां अगर आप देखें तो डायरेक्टली जो नौकरियां हैं उसमें जो है करीब 12 लाख लोग ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, और इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। ये तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर की बात है, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन यूसेज के थ्रू लोगों की प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है, वो तो हम हर जगह देख सकते हैं। और गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करना, हर एक तरह से जो जीवन में जीने की जो सुविधा हुई है, ईज़ ऑफ लिविंग जो है, वो मोबाइल फ़ोन के यूज़ की वजह से काफ़ी बढ़ी है। मिसिंग द बस सेमीकंडक्टर से अब आप एक तरह से लीड करना, वो भी एक तरह से सर एक नया एक आयाम देखने को मिल रहा है। सेमीकंडक्टर सेक्टर के जहाँ तक सवाल है, ये करीब 60 साल के ऊपर से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की कारखाने लगें, और हम सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक ख़ास जगह हम पकड़ें, और सेमीकंडक्टर्स भारत में ही बने। इतने साल से ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब जो है 5 नए सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रीज़ भारत में बन रही हैं, और ये बहुत ही एक बड़ी सफलता है देश की। बहुत बड़ी सफलता है सेमीकंडक्टर, मोबाइल फ़ोन से, ये सारे जो पहलू हैं वो आज निकल के आ रहे हैं, क्योंकि 10 साल पूरा हुआ है मेक इन इंडिया का। कैंपस में विनोद के साथ मैं तापोश भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।